हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं घटना चक्र का जीएस पॉइंटर, जो कि आपका पूरा अवलोकन सार है। वन लाइनर क्वेश्चनों की सीरीज है ये। और जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आर्थिक एवं सामाजिक विकास रहेगा। तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी हम कराने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि बहुत ही जल्द आपकी सारी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी, जैसे कि पुलिस की वैकेंसी है, साथ ही आपकी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी की भी जो एग्जाम है, जो पेंडिंग एग्जाम है, साथ ही आपका आरओ का भी एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में होने हैं। तो इस तरीके से आपके जितने भी पेंडिंग एग्जाम थे वो अब सब आपके होने वाले हैं। तो इस साल जो आपकी ये साल जो आएगी ना, और जो अब दोबारा मई आएगी आपकी 10 मई तक आपकी ज्यादातर वैकेंसियां कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि अगर वो सरकार को दोबारा सरकार लेनी है तो वो जरूर वैकेंसियां निकालेंगे। और इस साल आपकी जरूर वैकेंसियां निकलनी है। तो इन सभी के लिए बेहतर तैयारी के लिए हमने ये आपका घटना चक्र की सीरीज चला रखी है, जिसमें आपको डेली आपको मिलेंगे इसके, आपको जैसे प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, साथ ही आपको आधुनिक भारतीय इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई। इस तरीके की सारी वीडियो आपको मिलेंगी, हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगी, जिससे आपके एग्जाम की बेहतर तैयारी हो सके। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर करना और सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आज के पॉइंट पर चलेंगे। फ्रेंड्स, हम आज के अपने टॉपिक पर चलेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का आर्थिक एवं सामाजिक विकास। और जिसमें पहला चैप्टर रहेगा आपका आर्थिक विकास, और उसमें भी है कि राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम सभी कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला है इसमें कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है। तो किसी भी देश की जो आर्थिक समृद्धि का जो सबसे उपयुक्त मापदंड होता है वो वहाँ की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से होता है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंब होता है। तो जीवन स्तर जो प्रतिबिंब है वो आपका प्रति व्यक्ति आय से होता है। किसे होता है? प्रति व्यक्ति आय से। आगे है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है। जो जीएनपी होता है वो आपका राष्ट्रीय उत्पाद का मूल मापन होता है। ठीक है। आगे रहेगा आपका किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय होगी। तो कैसी होगी? किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। के लिए एक देश की जो राष्ट्रीय आय है वो किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि के में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। ठीक है। अब आगे है आपका कथन और कारण दिए गए हैं, इसमें हमें सही आंसर बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें है पहला कथन ए है कि आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। और कारण है उसका कि वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही होती है। तो इसमें से जो आपका आंसर होगा, ये आंसर हो जाएगा कि पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। आगे है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी शामिल होता है। जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी शामिल होता है वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। साथ ही अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करते चलिएगा। आगे है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में कैसी नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है? तो वो आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। कैसे? तो एक श्रमिक आधिपत्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को कैसे परिभाषित किया जाएगा? एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक है। आगे है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? ये कृषि प्रधान है और न्यून प्रति व्यक्ति आय तथा बृहद बेरोजगार है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि देश की वृद्धि में अनार्थिक तत्व हैं। तो देश की वृद्धि में अनार्थिक तत्व क्या होते हैं?
तो सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय घटक तथा वैज्ञानिक घटक, ये जो हैं ये आपके अनार्थिक तत्व होते हैं। कैसे होते हैं? अनार्थिक तत्व होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है कि 1951 और 52 से 2015-16 की अवधि में स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। तो जो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक रही है वो आपकी 2007 और 8 में रही है। कब से? 51 से लेकर 16 तक आपकी 2007 और 8 में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर रही है। ठीक है, आगे है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक समृद्धि प्राप्त की थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक समृद्धि प्राप्त की है। किससे? तो वो उन्होंने 2006 और 7 में सबसे ज़्यादा वृद्धि प्राप्त की थी अर्थव्यवस्था ने। ठीक है, आगे है कि वर्ष 2015-16 में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही क्रम में आपके महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे आएगा कि 2015-16 में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों का उनके प्रति व्यक्ति निबल राज्य घरेलू के संदर्भ में अवरोही क्रम है। तो क्या है आपका? हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे आपका कि वर्तमान में भारत के राज्यों के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहाँ पर है? तो जो वर्तमान में भारत के राज्यों में जो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है वो आपकी बिहार की है। ठीक है, आगे है कि वर्तमान में भारतीय राज्यों में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है वो आपकी गोवा में है और सबसे कम आपकी बिहार में है। ठीक है, अब आगे आता है कि वर्तमान में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा हरियाणा में से औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो कहाँ पर है? इनमें से बताना है आपको, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात और हरियाणा। तो इनमें से सबसे ज़्यादा औसत प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर है? तो वो आपकी हरियाणा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे रहेगा आपका ये कथन दिया गया है, उसी के साथ कारण दिया गया है। तो इसमें पूछना है, कथन में दिया है कि यद्यपि 1947 के बाद की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई, परंतु प्रति व्यक्ति आय स्तर में कोई सुदृष्ट सुधार नहीं हुआ। और कारण है कि भारत की जनता का काफ़ी बड़ा भाग अब भी गरीबी के रेखा के नीचे रह रहा है। तो इसमें जो आपका पहला कथन है वो गलत है, बल्कि इसका कारण सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे है आपका कि भारत में ग्रामीण आय प्राय नगरीय आय से कम है। इसके लिए कारण जिम्मेदार है। जो भारतीय ग्रामीण आय है वो नगरीय आय से कम है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है किसानों की निस्सरता, वैज्ञानिक कृषि का नगण्य ज्ञान और विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादनों का कम मूल्य तथा उद्योगों की तुलना में कृषि में कम निवेश करना। यानी कि जो किसान है वो पढ़े लिखे नहीं है, उनका पढ़ा लिखा होना और वैज्ञानिक कृषि का नगण्य होना, वैज्ञानिक कृषि के बारे में ज्ञान ना होना, साथ ही विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों को कम मूल्य मिलना। ठीक है, साथ ही उद्योगों की तुलना में कृषि में कम निवेश करना। ठीक, आगे है आपका कि भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है आपका उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात और साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि की ऊंचाई दर। ये आपकी भारत में जो आय है प्रति व्यक्ति आय उसे धीमी करने के मुख्य कारण हैं। ठीक है, आगे है कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारणों में शामिल है। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय कम है वो उसका कारण क्या है? तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, साथ ही साहसीपन का अभाव तथा अपर्याप्त अधोसंरचनात्मक सुविधाएं, इन सभी का अभाव है। उसी की वजह से उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता पाई जाती है। ठीक है, आगे है कि किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि उस देश में होता है तो कैसा? पूंजी निर्माण होता है यदि उस देश में, तो आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। फिर आगे है कि भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण है। तो समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है? तो वो है कि पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना, पूंजी अनुपात का अधिक होना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका कि श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर और प्राकृतिक संसाधनों की कमी में से एक लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का है कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी होना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है,
आगे है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारतीय आर्थिक समृद्धि दर है लगभग, तो कितनी है, तो वो आपकी 6.5% है। समृद्धि दर कितनी है, तो 6.5% है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगस्त 2018 तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर है, तो आर्थिक वृद्धि दर क्या थी, तो 7.4 थी। कितनी थी, 7.4। ठीक है। आगे चलेंगे हम कि भारत की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, तो मुख्य रूप से क्या उत्तरदायी है, तो मुख्य रूप से आपका जनसंख्या की तेज वृद्धि होना, साथ ही मूल्यों में भारी वृद्धि के साथ ही कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र के विकास में धीमी गति होना ही ये आपके भारत में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी वृद्धि का मुख्य कारण है। ठीक है। आगे है कि एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय बाई है, तो बाई, तो फिर C+I+G+XM ये इसका पूरा सूत्र हो जाता है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ेंगे। आगे है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगस्त 2018 की मौद्रिक नीति के अनुसार 18 और 19 में विकास दर संभावित है। कैसी, तो 7.4 विकास दर संभावित है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि एशियाई विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार वर्ष 2017 में भारत समृद्धि दर है थी, तो समृद्धि दर कितनी थी, तो 6.6% थी। फिर है कि यदि एक दी गई समय अवधि की में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाएं तो वास्तविक आय क्या होगी, तो वास्तविक आय में कोई भी परिवर्तित नहीं रहेगी। ठीक है। फिर आगे है कि वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। तो किसका ध्यान रखा जाता है, तो उसमें मुद्रास्फीति की वृद्धि का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट है आपका कि 1867 और 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। ये सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया गया, तो किसने किया था, तो ये आपके दादा भाई नौरोजी ने अभिनिश्चित किया था। ठीक है। आगे है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया था, तो भारत की जो राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इसी के साथ नेक्स्ट है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन थे नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष, तो वो आपके PC महालनोबिस थे, PC महालनोबिस। ठीक है। आगे है आपका कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है, तो कैसे आकलन किया जाता है, तो ये आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा आकलन किया जाता है। ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है आपका कि भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम करता है, तो भारत में जो पूंजी निर्माण के जो आंकड़े हैं वो एकत्रित करने का काम आपका भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है। आगे है कि नई GDP आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2004-5 के स्थान पर बदल कर दिए हैं, स्थान पर बदल कर क्या कर दिए हैं, तो 2011 और 12। ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा, तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। आगे है कि सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो ध्यान में रखा जाता है, किस चीज़ का ध्यान में रखा जाएगा, तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, इन सभी का विकास का जो ध्यान रखा जाता है। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाएगी तो इन सभी का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। आगे है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत की औसत दर वर्तमान में आंकलित की गई है, तो कितनी, तो 40 से 50% आकलन की गई है। ठीक है। आगे है कि वर्ष 2015 और 16 में भारत की सकल घरेलू बचत थी, तो कितनी, तो 32.13
प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद थी। ठीक है, आगे है कि भारत में बचत में सर्वाधिक योगदान करता है, तो कौन करता है? घरेलू क्षेत्र सबसे ज़्यादा बचत में योगदान करता है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भौतिक परिसंपत्तियों का सबसे ज़्यादा हिस्सा रहता है। ठीक है, आगे है कि भारत में निम्नलिखित 4 प्रमुख क्षेत्रों में बचत का उदय होता है। भारत में सकल घरेलू बचत में गृहस्थ, निजी, निगम क्षेत्र, सार्वजनिक निगम एवं अन्य लोक उपक्रम तथा सरकार क्षेत्रों के योगदान का अवरोही क्रम है। तो किसमें है? तो ये आपका गृहस्थ क्षेत्र, निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक निगम, लोक उपक्रम एवं सरकारी क्षेत्र जो हैं ये आपके उसकी जो अवरोही क्रम में दिए गए हैं। पहले आता है गृहस्थ, फिर निजी, फिर सार्वजनिक, फिर लोक उपक्रम, फिर सरकारी। ठीक है, आगे रहेगा, आगे है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथन है। इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में उनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। ये किसका कथन है? तो ये जो कथन है ये आपका अमर्त्य सेन ने दिया था। ठीक है, आगे है कि यह विचार है कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। ये किसने कहा है? तो ये आपका जो अमर्त्य सेन ने ही कहा था कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक व्यक्तियों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे है कि हिंदू वृद्धि दर संबंधित है तो राष्ट्रीय आय से। फिर है कि अब स्फीति के साथ स्टैगफ्लेशन के साथ तथा अतिस्फीति के साथ में से आर्थिक विकास समतुल्य समानता युग्मित होता है, तो स्फीति के साथ समानता युग्मित होता है। फिर आगे है कि जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण क्या है? तो कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना ही आपकी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण है। अब इसे सुमेलित करना है। आर्थिक विकास अब आपकी कैसा है? तो संरचनात्मक परिवर्तन होता है। आर्थिक वृद्धि आपका सकल घरेलू उत्पाद होता है। संपोषित विकास आपका पर्यावरण है और जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, आगे है कि भारत की अर्थव्यवस्था है तो भारत की अर्थव्यवस्था आपकी विकासशील है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित की जा सकती है। सत्य कथन है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत 1 दशक में कमी दिखाई पड़ी है। ठीक है, आगे है कि तेल क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, न्यायिक प्रणाली तक का तथा शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं आदि के सुधारों में से आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए सुधारों का भाग नहीं है। तो कौन सा भाग नहीं है? तो न्यायिक प्रणाली में सुधार ये इसका भाग नहीं है। आगे है कि 1991 की नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी तो क्या थी? उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण इसकी नीति थी। ठीक है, फिर है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ ही आपकी ये वाली जो नीति थी वो स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे। आगे है कि भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का एक कारण है। तो क्या कारण है? आर्थिक विकास के लिए कृषि से उद्योग की दिशा में अंतरण के महत्व की जनता को जानकारी नहीं है, इसकी वजह से इसमें आपको वैसा नहीं है तो रहने का कारण है। ठीक है, आगे है इसी में कि भारत में अपनाई गई आर्थिक नीति के 2 घटकों स्तरीय और संरचनात्मक समायोजन के विषय में सही कथन कौन सा है? तो ये है आपका कि संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपदक्रम है, जबकि जो स्थिरीकरण है वो त्वरित अनुकूलन प्रक्रम है। ठीक है, आगे है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो अग्रदूत किसे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को अग्रदूत कहा जाता है। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। कल हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा सतत आर्थिक विकास। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हम अपनी सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।